दिस इज सचिन भारद्वाज। और कल की वीडियो हमने काफ़ी बेसिक चीज़ों को कवर किया था। आज भी कुछ बेसिक चीज़ें रह गई हैं जो कि हमें कवर करनी है, जो कि इम्पोर्टेंट है अकाउंट्स के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने कल एसेट्स को पढ़ा था। एसेट्स में मैंने दो पार्ट पढ़ाए थे, जिसमें कि हमने करंट एसेट्स को कवर किया था और नॉन करंट एसेट्स को कवर किया था। नॉन करंट एसेट्स के और फर्दर दो पार्ट होते हैं, जिसका नाम है टेंजिबल एसेट और है इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपने हाथ से छू सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको ना ही हम देख सकते और ना ही हम टच कर सकते, बस इनको हम लोग फील कर सकते हैं। इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कार, लैंड, बिल्डिंग, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्यों? कार को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लैंड पे तो रहते ही, ये बिल्डिंग में भी रहते हैं, तो इसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, पेटेंट राइट्स क्या होते हैं? जैसे सपोज करो मैंने ये मार्कर बनाया, अब इस मार्कर को आगे कोई भी बनाएगा तो उसको मेरा नाम पता लगना चाहिए कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ दिस पेन। तो पेटेंट राइट हमें गवर्नमेंट से प्रूव कराने पड़ते हैं। फिर है कॉपीराइट। यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द कॉपीराइट। जैसे कि आप सभी लोग यूट्यूब चलाते हो कि कोई वीडियो अगर किसी की कॉपी करके यूट्यूब चैनल पे डाल देता है तो एक कॉपीराइट स्ट्राइक जो ओनर होता है उस वीडियो को वो उस पर डाल देता है, जिससे कि वो वीडियो को रिमूव करना पड़ता है। तो बेसिकली कॉपीराइट इज नथिंग बट द ओनरशिप राइट। फिर थर्ड वन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुडविल। अब गुडविल का मतलब क्या होता है? बेसिकली बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो रेपुटेशन। अब कोई किसी की रेपुटेशन को देख और छू थोड़ी सकता है। इसका एक अच्छे से एग्जांपल मैं बता सकती हूँ। जैसे आप लोग कहीं जाएंगे और आपको देखकर लोग खड़े हो गए, आपकी इज्जत करी, तो आपको वो चीज़ कितने अच्छे से फील होगी कि हाँ भाई मेरी मार्केट में गुडविल है या रेपुटेशन है। तो गुडविल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि हम इसको ना तो देख सकते ना छू सकते, इट ओनली बी फील बाय अस, ठीक है। फिर एक और, जो एसेट्स इन दोनों में नहीं आती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। कल की वीडियो में याद होगा आपको, हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स किया था, जिसके अंदर हमने एडवर्टीजमेंट को लिया था कि आज अगर हम एडवर्टीजमेंट में अच्छा खर्चा कर देते तो इन फ्यूचर हमें उसका प्रॉफिट कभी ना कभी होगा। तो एडवर्टीजमेंट को हम फिक्टिशियस एसेट भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरह से मेरी ये एसेट बन जाती है। अगर मैंने आज करेक्ट वे में एडवर्टीजमेंट में अच्छा खर्चा कर दिया तो कल को अगर मैं एडवर्टीजमेंट बंद भी कर देता हूँ तो लोग मेरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, मेरी ब्रांड को खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिसिप्ट्स। अब रिसिप्ट्स का क्या मतलब होता है? बेसिकली रिसिप्ट्स को जब हम बोलते हैं जब हमें पैसे प्राप्त हो। अब ये रिसिप्ट्स के दो सोर्स हो सकते हैं कि आपको पैसा कहाँ से मिल रहा है। पहला है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब ये है, या तो ये पैसा आपकी एसेट्स बेचकर आया हो या आपने कहीं से लायबिलिटी ली हो, मतलब लोन लिया हो। तो कैपिटल रिसिप्ट्स इज नथिंग बट हमने जब अपनी कोई कार, लैंड, बिल्डिंग बेचकर पैसा कमाया हो तो उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोल देते हैं। या मैं किसी से जाकर उधार ले आया 2-3 करोड़ रुपए, 1-2 लाख रुपए, तो उसको भी हम लोग कैपिटल रिसिप्ट ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का सीधा सीधा एग्जाम्पल है जब हम अपनी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करें। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जितना भी पैसा अर्निंग हम लोग करते हैं उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। तो रिसिप्ट्स भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगला टॉपिक है स्टॉक्स। अब स्टॉक्स तीन तरह के होते हैं, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस।
इन्वेंट्री ऑफ गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो कि इस साल सोल्ड ही नहीं हुए, जो कि अनसोल्ड है, गोडाउन में पड़े हुए सड़ रहे। सपोज करें यार एग्जांपल ले, आपने MDH मसाले खाए होंगे, इन फैक्ट्री ने 100 पैकेट मसाले बनाए जिसमें से कि 80 ही मार्केट में पैकेट सेल हो पाए, तो गोडाउन में अभी भी रेस्ट 20 पैकेट्स बच रहे होंगे जिसको हम लोग बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, जो कि अभी भी गोडाउन में पड़े हुए, जो अभी सेल नहीं हुए हैं। उसके बाद है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो कि हम लोग रॉ मटेरियल के पर्पज से लेकर आए हैं और जिनसे अभी माल बनना है, मतलब अभी इनसे फिनिश गुड्स बनेगा। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो केचप खाया होगा आपने किसान या टॉप्स का, उसके अंदर क्या होता है, सपोज करो किसान की फैक्ट्री वाले 100 टन टोमेटो लेकर आए। अब ये 100 टन टोमेटो लाकर जब इन्होंने वेयर हाउस कोल्ड हाउस में रखे, उसके बाद जब ये प्रोसेसिंग पे जाएंगे, मतलब ये खरीदे तो हमने रॉ मटेरियल के पर्पज से, अभी ये स्टोर करे हुए हमने, तो इसको बोलेंगे हम इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो इस टोमेटो से जब लास्ट में फिनिश गुड्स क्या बनेगा, केचप। तो जो टोमेटो है हमारा रॉ मटेरियल का काम कर रहा है और रॉ मटेरियल को अभी हमने इन्वेंट्री की फॉर्म में रखा हुआ है, इससे अभी हमारा माल जो है बनना बाकी है। फिर लास्ट में जब ये माल बनने की स्टेज में होगा, जब ये फैक्ट्री जा चुका होगा, इसकी धुलाई और मतलब जो ये कटिंग वगैरह हो चुकी होगी जिससे कि टोमेटो केचप बनेगी, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा रॉ मटेरियल जो कि अब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में है, जिससे फिनिश गुड्स अब निकलने वाला है, बनने वाला है, तो इसको हम बोलते हैं ऐसी इन्वेंट्री जो कि अभी वर्किंग प्रोग्रेस के अंदर है, जो कि अब प्रोसेस में आ चुकी है। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारा फिनिश गुड्स, दैट इज अ केचप सॉस, और या जैसे MDH मसाले हैं ये बन के तैयार हो गए, पर जब ये प्रोसेसिंग में होंगे तो इसको हम वर्किंग प्रोग्रेस की कैटेगरी में लेंगे, और जब ये इनका रॉ मटेरियल जब गोडाउन में होगा तो इनको इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल बोलेंगे, सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम लोग बेसिकली छूट के नाम से जानते हैं, क्योंकि रो पीट के डिस्काउंट ले ही लेते हैं हम लोग। हमारी जो लेडीज़ है वो ज़्यादा एक्सपर्ट होती है डिस्काउंट वगैरह लेने में। अब ये 2 तरीके के होते हैं, एक है ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड वन है कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट अगर मैं बेसिकली बोलूं, जब हम होलसेल में सामान को लेते हैं या क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं, जब हमें कुछ वैल्यू पे डिस्काउंट मिलता है, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अपन लोग टमाटर खरीदने गए, टमाटर 50 रुपये किलो थे, हमने उसको लालच दिया कि 2 किलो टमाटर लूँगा भाई, 40 रुपये के लगा ले। तो उसने भी सोचा कि हाँ चलो 40 kg लगाऊंगा, 2 किलो लूँगा, 80 रुपये की अर्निंग होगी, जहाँ 50 रुपये की हो रही है 80 हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो जब हमें बल्क में सामान लेने से या क्वांटिटी ज़्यादा लेने से डिस्काउंट मिले, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। कैश डिस्काउंट नाम से ही समझ आ रहा है, मेरा बिल बना 1000 रुपये, सपोज मेरा बिल बना 1100 रुपये, मैंने दुकानदार को निकाले जेब से 500 के 2 नोट, 1000 रुपये उन्होंने भी चुपचाप से रख लिए, मांगे नहीं 100 रुपये। मतलब इसका मतलब क्या है, जब हम कैश दे के और डिस्काउंट ले लें, तो नाम से समझ आ रहा है कैश डिस्काउंट। मतलब बेसिकली बहुत सिंपल है, कैश में डिस्काउंट मतलब जब इमीडिएटली, जैसे कि कभी आपके साथ भी हुआ होगा, कोई कह रहा 12,000 रुपये देने आपको, आपने तुरंत 10,000 रुपये निकाल के सामने रख दी और बोला 2,000 रुपये मैं दे ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है जब वो 2,000 रुपये आपके जो ऑफ हो जाएंगे, डिस्काउंट हो जाएंगे, उसको हम लोग कैश डिस्काउंट बोलेंगे। ट्रेड डिस्काउंट था क्वांटिटी ज़्यादा लेने से, कैश डिस्काउंट है कि तुरंत कैश पे कर दिया इमीडिएटली, उसके हिसाब से हमें डिस्काउंट मिल गया। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बैड डेट। अब ये वो बेशरम आदमी है जो कि पैसा ले गए हमसे और अब वो चुका नहीं रहे। इसका मतलब क्या है, कल मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसमें कि मैंने आपको डेटर पढ़ाया था, सन्ड्री डेटर। ठीक है, अब सन्ड्री डेटर, यहाँ पर इस बंदे को मान लेते हैं हम लोग, ये है मोहन, इससे हमने 12,000 रुपये लेने थे, माल ले गया था उधार, अब पैसे लेने हमें 12,000 रुपये लेने। अब मैंने इसको कॉल करी, बोला भाई पैसे दे दे, पर इसने बोला भैया मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं तो हो गया कंगाल, मेरे पास तो 1 रुपये नहीं, मैं नहीं दे रहा पैसे वैसे। तो 12,000 रुपये हमारे अब डूब गए।
मतलब अब मिलने थे, नहीं मिले, पैसा डूब गया हमारा। तो जो डूबा हुआ पैसा होता है उसको हम लोग बैड डेब्ट के नाम से अकाउंटिंग के अंदर एंट्री करते हैं। बैड डेब्ट का मतलब है ऐसा पैसा जो कि डूब चुका है, जो अब मिलने की उम्मीद में है ही नहीं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब मैंने इस मोहन भाई साहब को दी गालियाँ शुद्ध हिंदी भाषा के अंदर कि भैया मेरा पैसा दे रहा है, XYZ गालियाँ लगा दिया आगे पीछे। अब इसको थोड़ी सी शर्म आ गई, इसने बोला भाई चलो कोई बात नहीं, 6,000 रुपये ले लो, 6 छोड़ दो। तो जब ये 6,000 रुपये जो ऐसा पैसा था जो मिलने की उम्मीद नहीं थी, पर मेरी गालियों की वजह से ये मिल रहा है अब, तो 6,000 रुपये को हम लोग अब कंसिडर करेंगे बैड डेब्ट रिकवर। तो ये अगला अलग टॉपिक है बैड डेब्ट से, एक था बैड डेब्ट, एक है बैड डेब्ट रिकवर, ठीक है। उसके बाद टॉपिक और है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट और गेन। आप बोलोगे दोनों का तो एक ही मतलब है, प्रॉफिट और गेन हो, मिलता तो पैसा ही है, पर नहीं, अकाउंटिंग में इसके मतलब दो है। पहला है प्रॉफिट, ऐसी इनकम है जो कि सिर्फ हम लोग अर्न करते हैं अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन से, अपने बिजनेस रेवेन्यू से। और ये कैलकुलेट कैसे करी जाती है, अगर मैं बात करूं तो हम लोग जितनी भी रेवेन्यू हुआ है उसमें से एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, तो हमें अल्टीमेटली क्या बचेगा, प्रॉफिट। सपोज 100 रुपये की इनकम हुई, 60 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ, तो 40 इज आवर प्रॉफिट, सिंपल। पर गेन का मतलब होता है कि ऐसा पैसा, ऐसी इनकम जो कि हमें नॉन रेवेन्यू नेचर बिजनेस से मिले, नॉन रेवेन्यू नेचर। अब इसका मतलब क्या है, सपोज मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, अब मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम चालू कर दिया, प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ मैं, अब वहाँ से मेरे को कमीशन मिल गया, मेन काम है मेरा टीचिंग, पर उसके बाद अलग से कुछ मेरे को प्रॉफिट हुआ कहीं से और से, जैसे प्रॉपर्टी बेचने से, गाड़ी को बेचने से। तो जो भी अदर देन बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगी आपके, अदर देन बिजनेस प्रॉफिट होगा, उसको हम लोग गेन का नाम देंगे, सिंपल एज दैट। अब हमने जितने बेसिक्स हो सकते थे वो तो सारे सीख लिए। अब हम ये चेक करेंगे कि कब अकाउंटिंग के अंदर कितने तरह के अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, कितने तरह के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो पहला है रियल अकाउंट, सेकंड है पर्सनल अकाउंट, और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एसेट्स से डील करता है, तो इट डील्स विद एसेट्स। पर्सनल अकाउंट के अगर मैं पीछे के 2 वर्ड हटाऊं तो क्या लिखा हुआ है, पर्सन। पर्सन मतलब कोई भी एक बॉडी, इंडिविजुअल बॉडी। नॉमिनल अकाउंट हमारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन और प्रॉफिट से डील करता है। अब समझ नहीं आया, थोड़ा सा और इजी वे में देखते हैं। आप लोग किसी कंपनी में जाएंगे तो हर एक चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट है जो उससे डील कर रहा है। सपोज करो प्रोडक्शन के लिए अलग बंदे हैं, सेल्स के लिए अलग है। क्या होता है कि एक ही बंदा सारा काम कर रहा होता, तो इट सीम्स सो डिफिकल्ट टू डू ऑल द काइंड ऑफ वर्क्स। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग काम के लिए 3 अलग अलग अकाउंट बना दिए कि जितनी भी हमारा कैश, कार लेंगे, लैंड लेंगे, बिल्डिंग लेंगे, उन सब की एंट्री कौन संभाल के रखेगा, रियल अकाउंट रखेगा। पर्सन का मतलब है राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, फूफा जी का अकाउंट, बुआ का अकाउंट एक्सेट्रा, और बैंक अकाउंट। ये सब से कौन डील करेगा, पर्सनल अकाउंट, जो कि एक इंडिविजुअली बॉडी है जिसकी एग्जिस्टेंस है। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस, लॉस, गेन, प्रॉफिट। अभी हाल ही में रक्षाबंधन गया है तो एक्सपेंस हुआ था, तो उसको कौन डील कर रहा था, नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रक्षाबंधन एक्सपेंस। फिर कुछ प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो जितनी भी प्रॉफिट लॉस होता है, जैसे कि मैंने सैलरी दी, कमीशन दिया एक्सेट्रा, जो भी खर्चा होगा वो डील कौन करेगा, नॉमिनल अकाउंट। ये 3 तरह के अकाउंट है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तूने जितना बेसिक पोर्शन था सारा कवर कर लिया जो कि अकाउंट्स के लिए इंपॉर्टेंट था। चैप्टर फर्स्ट की जो थ्योरी है उसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में डील कर लेंगे, उसमें सारा थ्योरी पोर्शन ही रहेगा। और कल की वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को शुरू करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अगर जनरल एंट्री स्ट्रॉन्ग करनी, क्योंकि एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं बच्चों के। तो कल की वीडियो में मिलते हैं। सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक।